फाइन। तो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अभी अपन स्क्रीन पे पढ़ा करेंगे। तो काइनेमेटिक्स लेक्चर 1, देखो जो भी तुमको अगर मिलेगा ना नोट्स, उसके ऊपर ऐसे हेडिंग लिखा होगा काइनेमेटिक्स लेक्चर 1 सीवुड खारगर बैच है तुम्हारा, और आज का डेट, ताकि तुम उसको अगर कहीं पे तुमको गूगल ड्राइव वगैरह के अंदर भी सेव करने हैं ना ये पीडीएफ, तो एक अच्छे से प्रॉपर मैनर में सेव कर लोगे, तुम्हारे पास में प्रॉपर नोट्स रहेंगे। फिर ये जो फाइल बनेगा पीडीएफ, इसको है ना ग्रुप पे डाल दूंगा फिर मैं। सर और आप और हर एक पेज पे ऐसा एक कॉर्नर में पेज नंबर लिख दोगे, क्योंकि जब व्हाट्सएप में अपलोड होता है ना, वो आगे का पीछे हो जाता है थोड़ा कभी कभी। नहीं नहीं, इसका पूरा पीडीएफ वो डालूंगा, तो पीडीएफ तो पूरा कनेक्टेड रहता है ना, उसमें अलग अलग थोड़ी ना अच्छा, रहेंगे। पीडीएफ डालेंगे, ठीक है। हाँ चलो, तो हमने काइनेमेटिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था लास्ट वाली क्लास में, किया था ना, पोजीशन वेक्टर किया था, वेलोसिटी वेक्टर किया था, तो उन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा और करते हैं। तो सबसे पहले तुमको मैंने क्या बताया हुआ है, कोई भी अगर टीचर अपना चैप्टर स्टार्ट करता है, सबसे पहला काम क्या होता है? भाई हर्ष बताओ, क्या बताया था सबसे पहला काम? बताओ। सर पहला काम मतलब? अरे तुम जो भी स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, अगर कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो अपने टीचर से सबसे पहला क्वेश्चन क्या करोगे? व्हाट इज काइनेमैटिक्स? यस, पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि भाई जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो बताओ किस किस को पता है? So study of motion. यस, ओके, स्टडी ऑफ मोशन हम कहते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर भी करते हैं, अपने एनएलएम के अंदर भी करते हैं, लॉज ऑफ मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स को अलग से चैप्टर क्यों बनाया? सर क्योंकि तो शायद ठीक, काइनेमैटिक्स डील विद सर्टेन काइंड ऑफ मोशन। नहीं, तो ये लो, ये ठीक है, ये हमने लिख दिया कि स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, हम इसके अंदर पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इनको पढ़ते हैं ना। हाँ, बट हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे विदाउट knowing the cause of motion। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड मोशन कर रहा है ना, तो उसका रीजन क्या है? सन के अराउंड उसका मोशन क्यों हो रहा है? सर वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह यस से। यस, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एंड सन। बट if we are studying kinematics, then we don't care about the gravity force at all। हमको फोर्स से मतलब ही नहीं है, हमको इससे मतलब है कि अर्थ घूम रहा है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। हमको कॉज जो है ना, ये जो वर्ड है कॉज ऑफ मोशन, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें कोई बोले कि एक पार्टिकल पहले x इक्वल टू 1 पे था, फिर x इक्वल टू 2 पे चला गया, तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 x2 - x1। x2 माइनस x1। हाँ, क्या तुम मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि नहीं उसको अपने लेके कौन गया, कैसे लेके गया? नहीं नहीं, हमको उससे मतलब ही नहीं है, यहाँ से वहां गया। तो इस टाइप की जो स्टडी होती है उसको हम करते हैं काइनेमेटिक्स में। फाइन। तो देखो इसके अंदर हमारे पास में दो वो आए हैं पॉइंट, स्टडी ऑफ मोशन। तो हम क्या करते हैं कि मोशन को थोड़ा सेग्रीगेट करते हैं। तो हमने क्या हुआ, दो अपनी डेफिनेशन लिखी किसी पार्टिकल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने लिखा रेस्ट, हमने हमने लिखा रेस्ट एंड मोशन। तो पहले डेफिनेशन बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट का मतलब होता है स्टेशनरी, राइट, कि कोई चीज तुम्हारा मूव नहीं हो रहा है। तो बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट? Sir, for a point of reference, the object is not moving or stationary. तो देखो, अगर इफ यू आर टेलिंग द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, देन मोशन वर्ड शुड नॉट बी देयर। तुम तो ये बोल रहे हैं ना
कि यार रेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो है मोशन में नहीं है, और ना इसका मतलब क्या होगा, मोशन का मतलब क्या होगा, जो कि रेस्ट में नहीं है। तो इसको डेफिनेशन थोड़ी ना बोलते हैं। सर तो हम इसको डेफिनेशन थोड़ा ये सा, है क्या कि उसका पोजीशन जब चेंज नहीं होता है तब? यस, व्हेन पोजीशन ऑफ ए पॉइंट does not change its position. with respect to something. with Some respect particular point. to time। पहली बात, पहली चीज तो होनी चाहिए with respect to time, ठीक है। in a given reference frame, रेफरेंस फ्रेम भी जरूरी है। सकता है ना कौन सा भी रेफरेंस फ्रेम से। हाँ, सर रेफरेंस फ्रेम से ना मतलब कि सपोज हम लोग जहां हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, नहीं, जहां हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, जो कि पार्टिकल के मोशन या रेस्ट पे कमेंट कर रहा है, वो रेफरेंस फ्रेम है। ओके सर, ठीक है। हाँ तो ऐसे वैसे ही अब इसमें एक चीज लिखेंगे, दिस इज रिलेटिव क्वांटिटी, दिस इज रिलेटिव। सर रेफरेंस पॉइंट मतलब अगर मैं चल रहा हूँ और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके हाँ रेफरेंस में मैं मोशन में हूँ। वेट अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये ओके। बताओ इसमें, सपोज ये हमारे पास हमारा ग्राउंड है, एक अर्थ है, इसके ऊपर तुम खड़े हो, तो तुम क्या बोलते हो कि तुम है ना स्टेशनरी हो कि मूविंग हो? सर हम स्टेशनरी है किसके रेस्पेक्ट में? फिर अगर कोई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। विद रिस्पेक्ट टू तो अर्थ, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है, राइट? ओके, सपोज अब यहाँ पे एक कार है, इसको मैंने बोला ऑब्जर्वर ए, इसके अंदर एक अपना ऑब्जर्वर बी है और एक ऑब्जर्वर सी है। सपोज तुम दो लोग हो जो कि कार के अंदर जा रहे हो आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ पे हो, थोड़ी देर बाद तुम कहाँ चले जाओगे? ये जो है ये तो यहाँ पे ही है ए, लेकिन ये जो कार है ये यहाँ आ जाएगी, बी एंड सी। तो बताओ जो हमारा ऑब्जर्वर ए है वो क्या बोलेगा? सर कि बी एंड सी आर मूविंग, आर इन मोशन। यस। तो चलो एक बार डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। हम बोलेंगे कि व्हेन ए पॉइंट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए गिवन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, इट इज said to be in motion। ठीक है, अभी हमने सब कुछ चेंज कर दिया। अब बात करते हैं कि कौन बोलेगा। तो अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में देखूं, फॉर ऑब्जर्वर 1, ठीक है, नहीं तो पहले मैंने लिखा फॉर ऑब्जर्वर बी, ये जो है ये जो हमारा ऑब्जर्वर है बी, इस बात करते हैं, ये क्या बोलेगा? बस एंड सी। इसके रेस्पेक्ट में बस एंड मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ सर कर रही है। नहीं कर रही ना, तुम तो, वो तो बस के अंदर ही बैठा है। तुम बताओ कि अगर तुम कार के अंदर बैठे हो, हाँ कार का स्टीयरिंग तुम्हारे सामने है, हाँ अगर वो पूरा जो कार चल के मान लो 1 किलोमीटर आगे चली गई, तो भी कार का जो स्टीयरिंग है तुम्हारे सामने ही है। क्या तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में उसका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? नहीं सर हम नहीं। तो तुम क्या बोलोगे कि स्टेशनरी है कार? ओके, हाँ, कार चलो उसको ही से- भूल जाओ। सपोज तुम कार के अंदर बैठ के जा रहे हो, यार ये क्या डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है? अगर देखो, अगर किसी को बोलना नहीं है तो अपना माइक ऑफ कर दो, नहीं तो वो तुम्हारी आवाज ही वापस आ रही है। ठीक है, तो अगर तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारे साइड में एक और बंदा बैठा है, तो पूरी कार आगे जा रही है, तुम क्या बोलते हो? तुम्हारे जो पास वाला जो पर्सन बैठा है वो कैसा है, मोशन में है या फिर स्टेशनरी है? तुम तो बोलते हो रुका हुआ है। स्टेशनरी। तो अगर मैं ऑब्जर्वर बोल देता हूं बी को, अगर मैं इसको बोला ऑब्जर्वर बी को, तो इसके रेफरेंस फ्रेम में ये जो आएगी बस, ये कैसा है? रेस्ट। और ये भी कैसा है? रेस्ट। Yes.
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, सी एंड बस, क्या कर रहे हैं? क्या इनका पोजीशन चेंज हुआ? हाँ सर। हुआ। सपोज अगर मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ x इक्वल टू 0, इस पॉइंट को बोला x1, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x2। तो ऑब्जर्वर ए के रेफरेंस फ्रेम में पोजीशन ऑफ बी, सी एंड बस चेंज हो गया, तो वो क्या बोलेगा कि आर इन मोशन, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो रेस्ट और मोशन जो है ना, वो कहते हैं रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। अब जैसे तुमने बोला कि ओके, अब मैं बात करूंगी फॉर अर्थ। सर फर्स्ट वाले एग्जांपल में छोटा सा पूछना था, हाँ बोलो। अगर बी के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखे तो ए क्या है, मोशन में है कि रेस्ट में है? यस, हाँ, जब तुम अपने ट्रेन के अंदर जाते हो Yes, तुमको sir. लगता है ना ट्रीज एंड पीछे की तरफ जा रहे हैं, हाँ सर। और ट्रीज को क्या लगता है कि तुम आगे जा रहे हो। हाँ सर, तो ए पीछे वही। जा रहा है बी के हिसाब से। यस 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 यस। तो अगर ओके सर। फोर में ऑब्जर्वर लिखूंगा ना बी, तो मैं क्या लिखूंगा? ए इज मूविंग बैकवर्ड, है ना? ठीक है। और ये सब कहाँ जा रहे हैं? फॉरवर्ड। ओके, अब मैं अर्थ की बात करते हैं। अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में ए इज एट रेस्ट, है ना? भाई सपोज तुम्हारी बिल्डिंग जो है, ये सपोज हमारे पास में एक ये है, मतलब ये हमारे पास में अर्थ है, फाइन। अर्थ, इसके ऊपर एक अपना बिल्डिंग बना हुआ है ये, तो बताओ ना बिल्डिंग कैसा है? स्टेशनरी है कि सर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ। लेकिन सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया मून को ले लिया, या फिर कहते हैं सन को ले लेते हैं, ये है हमारे पास में, कहाँ गया? ये हमने बोल दिया सन। तो हमको पता है ना कि सन के रेफरेंस फ्रेम में तो अर्थ जो है वो पूरा रोटेट कर रहा है। तो थोड़ी देर पहले अगर यहाँ पे था अर्थ, ठीक है, बताओ सन का एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को? 365 and 1/4 days। हाँ, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं 1 ईयर बोलते हैं ना। जी सर। हाँ, तो सपोज अगर मैं एक हमारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, इसको मैंने ऑब्जर्वर बोल दिया, ठीक है। ऑब्जर्वर का मतलब भी होता है रेफरेंस फ्रेम, जो कि मोशन को एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पे थी अर्थ, सपोज ये हमारे पास अपना जनवरी का टाइम था, फिर यहाँ पे आ जाएगी अर्थ एंड फरवरी के अंदर, है ना? अर्थ, इसका जो बिल्डिंग है वो तो यहाँ पे रहेगा ना पूरा। तो बताओ अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में बिल्डिंग इज स्टेशनरी, यस सर। बट इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सन इट इज इन मोशन। इट मोशन, क्योंकि इसका अपना पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया ना, है ना? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑल मोशन और रेस्ट जो है आर रिलेटिव, मतलब डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अगर तुमने रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर दिया तो जो तुम्हारा स्टडी है, मतलब कि वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। हर ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम में तुम्हारा जो आएगा पोजीशन या कुछ है वो अलग अलग है, तुम उसको अलग अलग बोलोगे ना कि वो स्टेशनरी। जैसे सपोज तुम्हारे पास में ये एक, मान लो ये है बिल्डिंग, ये अपना 3 फ्लोर का है, ये मान लो 4 फ्लोर का है, ये 5 फ्लोर वाला है, ठीक है, ए बी सी।
ए क्या बोलेगा? बी एंड सी आर ग्रेटर टू मी। अगर इसको ऑब्जर्वर बोल दूं तो ये क्या बोलेगा कि बोथ बी एंड सी आर लार्जर टू मी। अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बोल दूंगा तो क्या बोलेगा? ए इज स्मॉलर टू मी, बी इज लार्जर टू मी। इसको ऑब्जर्वर बोल दिया तो ए एंड बी बोथ आर स्मॉलर टू मी। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, everything is relative। ठीक है? हाँ भाई हर्षित। हाँ सर। हाँ बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सबको आ रहा है ना समझ में? देखो इजी सी चीज है, लेकिन ये जो चीजें हैं जब हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें कभी पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देती हैं। हमको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि तुमको क्या बोला हुआ है, कि तुम्हारा ऑब्जर्वर कौन है। हर ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम में तुम्हारी चीजें अलग अलग आ जाएंगी। ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम की। क्या मतलब होता है रेफरेंस फ्रेम का? बताओ डेफिनेशन क्या बन जाएगा? रेफरेंस फ्रेम का मतलब हुआ ए फ्रेम और स्पेस, या फिर बोल सकते हो पॉइंट, ए फ्रेम और पॉइंट in which we are analyzing। सर कंपैरिजन पॉइंट भी बोल सकते हैं ना? यस हाँ वही, मतलब कि उसके, हाँ कंपैरिजन पॉइंट, उसी के कंपैरिजन में बोल रहे हो। ठीक है, तो एनालाइजिंग द मोशन कैसे होगा? एनालाइजिंग द ऑब्जेक्ट होगा ना, क्योंकि हम लोग बताएंगे कि मोशन में है कि रेस्ट में है। हाँ तो वही है ना, तो मैं कह दूंगा कि वो कैसा मोशनलेस है। मतलब कि वी आर स्टडिंग, या फिर यू कैन से कि मोशन और अदर पैरामीटर्स। फाइन। अब उसके और भी पैरामीटर हो सकते हैं ना, हाइट भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो एक ऐसा कहते हैं रेफरेंस पॉइंट जिसके फ्रेम में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे हम इसको लेते हैं ना रेफरेंस फ्रेम, अपने एक्स वाई एक्सिस को, हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, राइट? सपोज कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। तो जब मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिए तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डायरेक्शन में एक्स यूनिट्स मूव किया और वाई एक्सिस के कहां अलोंग से? वाई यूनिट्स मूव किया है। कहां से? ओरिजिन से, पॉइंट ओरिजिन ऑफ से। रेफरेंस यस से। यस यस यस। तो ये जो पॉइंट है, ये मेरे पास से बन गया रेफरेंस पॉइंट। जिसको अभी एक बच्ची ने बोला था कि सर हमारा कंपैरिजन वाला पॉइंट, राइट? तो ये हमारा कंपैरिजन वाला पॉइंट ही हो गया। ये हमारे पास में क्या बन गया? एक्स वाई क्या है? ये क्या है? रेफरेंस एक्सिस। और जो एक्स वाई जो मेरा प्लेन है वो क्या बन गया? रेफरेंस प्लेन। तो एक ही बात है, इन रेफरेंस जो फ्रेम है वो काफी चीजों से मिलकर बना होता है। रेफरेंस पॉइंट भी है, रेफरेंस एक्सिस भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे उस पॉइंट पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा बताओ? मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलोंग कितना जाऊंगा? एक्स। और फिर यहां से अपने वाई एक्सिस के अलोंग कितना जाऊंगा? तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या बताया था? अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूं ए, तो क्या बोलते हैं उस एरो को? Slope. अरे वेक्टर, पोजीशन, Redirection. पोजीशन वेक्टर। Position vector. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बताया था ना पिछली क्लास में, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट भी किया था, है ना? तो क्या हुआ कि हम बोलेंगे कि ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर आया किसके रेफरेंस फ्रेम में आया? इस पॉइंट के रेफरेंस फ्रेम में। सर ओरिजिन के Right? रेफरेंस से।
हाँ ओरिजिन के रेफरेंस फ्रेम। अब सपोज कहते हैं किसी का दिमाग खराब हुआ, कहते हैं नहीं हमारा ऑब्जर्वर तो यहाँ बैठा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को हमने बोल दिया ओ डैश, इसका यहां से जो तुम्हारा डिस्टेंस है सपोज इसको हमने बोल दिया x नॉट। अब बताओ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू o डैश, हम बताओ क्या बन जाएगा? सर दो वेक्टर्स का एडिशन हो जाएगा, एक्सो वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा। यस तो देखो हमने क्या किया, मुझे उस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं इस लाइन के अलोंग कितना जाऊंगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा प्लस x नॉट प्लस x, ठीक है, और वो ऊपर कितना गया y। यस सर वाई गया। यस तो ये तुम्हारे पास पोजीशन हो गया किसके रेफरेंस फ्रेम में, विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। ओ डैश। तो देखो अगर तुमने रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दिया तो पोजीशन चेंज हो गया। अब ये सिंपल सी बात है, तुम में से एक बंदा रहता है सीवुड में, एक रहता है खारगर में। अगर तुमसे पूछा जाए कि पनवेल, तो खारगर वाला बोलेगा 6 किलोमीटर दूर है ना, सीवुड वाला क्या बोलेगा 16 किलोमीटर दूर है। तो अगर तुमने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया तो किसी एक पॉइंट के जो तुम्हारे थे पोजीशंस थे वो बदल गए, है ना, सब लोग अपने हिसाब से अपने पोजीशन बता रहे हैं ना। हाँ तो इसलिए कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ना, पोजीशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, इसके अंदर तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है। हाँ आपने कैसे वो फाइंड बोल रहे हो? मुझे ओ डैश के बाद ए का जो पोजीशन आपने कैसे लिखा वो बताओ। अगर मुझे इस पॉइंट से वहां पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा, पहले मैं यहाँ जाऊंगा एक्स एक्सिस के अलोंग। यस सर। कितना डिस्टेंस गया x नॉट प्लस x, यहाँ तक आना है ना। यस सर। और यहाँ से ऊपर कितना गया y। y। या फिर ये भी कर सकते हो कि तो इसके रेफरेंस फ्रेम। हाँ आप बोलो हमें मतलब ओ तक जाना है, फिर ए मतलब पॉइंट ए तक जाना होगा, लेकिन हम डायरेक्ट ए जा सकते हैं ना सर? जा सकते हैं, तभी तो एडिशन। देखो अगर मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है तो अपना कैसे निकलेगा ये वाला वेक्टर, कोई भी अपना वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बताओ फाइनल जो है पोजीशन वो क्या है एक्स वाई, और हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बताओ। किसके सर? माइनस एक्स नॉट कॉमा 0 है ना, इसके कोऑर्डिनेट मतलब कि ओ डैश के। ओ डैश के माइनस एक्स। तो ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट, ये हमारे पास में हो गया इनिशियल पॉइंट। तो बताओ हमारे पास में ओ डैश ए वेक्टर क्या बन जाएगा, कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो तो क्या बन जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यस सर। तो कैसे कर दो चीजों को, कैसे ही अपने, चाहे तुम स्केलर फॉर्म में कर लो या वेक्टर फॉर्म में कर लो, तुम्हारा आंसर अल्टीमेटली वही आने वाला है। तो ये जो है ये क्या बन गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है ना, इसको बोल दोगे पोजीशन वेक्टर इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ अपना ओ डैश, है ना। यहां पे क्या बोला, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। अगर मैं मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट के सामने आई कैप लगा दूं और वाई के सामने जे कैप लगा दूं तो मेरा क्या बन जाता है, वेक्टर फॉर्म में बन जाता है ना। तो बस वही है, पोजीशन बोलते हैं तो मतलब कोऑर्डिनेट, अगर पोजीशन वेक्टर बोलते हैं तो एक्स के सामने आई कैप लगा दो और वाई के सामने जे कैप लगा दो, हमारा वेक्टर बन जाएगा। है हो गया क्लियर? समझ में आया सर। यस। हाँ चलो, तो है ना, तो ये तो अपने तो इस टाइप से अगर हमें पोजीशन पूछा है तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, और अगर वेक्टर के इसमें पूछा है तो हम लोग फाइनल माइनस आई कैप जे इनिशियल कैप लगा देंगे। ओके। वो तो भाई तुमने इसके सामने आई कैप लगा दिया, इसके सामने अपना जे कैप लगा दिया, देखो ना। तो लेकिन आपने नीचे लिखा है कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ओ डैश, बट हाँ वो तो देखो ना, एक्स वाई होना चाहिए ना।
नहीं नहीं, इसके फ्रेम में यहाँ पे है ना ओ डैश, तो अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ तो हमारा जो वेक्टर बन रहा है कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये वाली लाइन हाँ ब्लैक ओके वाली। ओके हाँ तो ये जो वेक्टर है इसको कैसे निकालोगे, इसका पोजीशन माइनस, हाँ वो दोनों को ऐड कर देना हाँ बस, हाँ हाँ। तो बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है हर जगह। यहाँ पे हमारा इनिशियल कितना बन गया, 0 बन गया, और 0 0, तो हमारा मतलब एग्जैक्टली क्या बन गया, xy बन गया बस, हाँ है ना। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाले ना, पोजीशन निकाले ना, और हमने निकाल लिए पोजीशन वेक्टर। अब थोड़ा सा इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, है ना। काइनेमेटिक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला जो पैरामीटर हमारा आता है वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सर डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ओके, तो मैं बात करता हूँ पहले चलो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि इजी है, हमने वेक्टर एडिशन के अंदर काफी अपने पढ़ा हुआ है। फाइन, ओके। क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। The shortest path between the initial and the final positions. यस, तो हम लिखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइनल ठीक है। हाँ, तो और हम लिखते हैं कि ये हमारे पास में कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर है उसका का अपने डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ रहता है। सर इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता है। यस, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। और हमें पता है कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है दैट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दोस 2 पॉइंट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक पार्टिकल पहले यहाँ था, इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, अब वो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। अब वो कैसे भी आया वो हमको नहीं पता, चाहे वो पहले ऊपर जाके नीचे आया हो या कैसे आया हो हमको नहीं पता, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो अपना वेक्टर बनेगा वो कौन सा वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर। सपोज इस पॉइंट को बोलता हूँ A, इस पॉइंट को बोला B, तो ये है ना। हाँ, ये जो वेक्टर बना ये क्या बन जाएगा, AB वेक्टर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपना इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, राइट। हाँ भाई, यस सर। ओके। अगर मैं लिखूं पोजीशन वेक्टर ऑफ A, क्या आएगा, RA, तो वो बन जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। वैसे ही अगर मैं लिखूं पोजीशन वेक्टर ऑफ B, क्या बन जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब मुझे निकालना है मतलब AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फाइनल पोजीशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन होता है ना। तो इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास में AB वेक्टर क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, है ना। यस सर। यस सर। तो ये भाई, हाँ यस सर। ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना 2 minus x1 whole 2 माइनस प्लस plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये हमारे पास में ये है। ओके, यूनिट क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। मीटर। ऑल्दो हम सेंटीमीटर भी लिखते हैं, किलोमीटर भी लिखते हैं, बट जो हमारा मतलब SI जो है ना यूनिट सिस्टम है, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम जो हम अपने अप्लाई करते हैं वो हमारे पास में मीटर ही है।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा हुआ है तो हमको आता है थोड़ा बहुत, मतलब इट्स नॉट दैट एन डिफिकल्ट ना, हमने वेक्टर के अंदर किया हुआ है पूरा, तो इसके ऊपर हम इतना वो भी नहीं करते हैं, डिस्कस भी नहीं करते हैं। हम बात कर आगे आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? Sir, actual length of the path covered between 2 points. एक्चुअल Length of the path या फिर actual path. ओके हाँ, तो अगर मैं इसको को अब डेफिनेशन के अंदर लिखना चाहूँ तो थोड़ा अच्छा से ये लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ द पाथ कवर, कितना पाथ तुमने ट्रेवल किया है उसका लेंथ। तो जैसे कि अगर मैं ये इसकी बात करूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो जो भी हमारा ये बन गया ना कर्व जो बन गया है, इसका जो लेंथ आएगा, लेंथ देखो ना, ये लेंथ, ये वाला सेगमेंट, फिर ये वाला सेगमेंट, फिर ये वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये राइट, इन सबको ऐड करके जो मेरे पास है वो क्या आएगा? लेंथ आएगा, राइट। तो लेंथ, इसके बारे में क्या कह सकता हूं? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। क्या ये कभी हो सकता है नेगेटिव? नहीं। हाँ हाँ भाई, नहीं सर। नो सर, नहीं हो सकता, सर because this सेम is विद द length. डिस्प्लेसमेंट राइट, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता बट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वो जीरो तो हो सकता है ना भैया। अगर तुमने अपने जीरो पॉइंट से स्टार्ट किया, वापस वहीं पे आ गए तो नहीं वो नहीं, कितना हो गया? नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं हो सकता ना हाँ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो तुम बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके है ना। और सपोज अगर मैं इसके अंदर अपने डायग्राम के अंदर उसको दिखाना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट को, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? सर ए टू बी को एक स्ट्रेट लाइन ये से कनेक्ट करेंगे। ये है ना वो लाइन। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो है ना डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ही छोटा रहेगा, या फिर अपने इक्वल टू हो सकता है किसके? डिस्टेंस, है ना भाई। जैसे अपने एग्जांपल करते हैं कुछ, ठीक है, एग्जांपल बताता हूं। सपोज एक पार्टिकल यहां पे है ए, वो पहले यहां गया, ये पॉइंट है बी, और सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूं कि फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितना हुआ? हाँ भाई 10 मीटर। 10 मीटर। अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। कितना हुआ? फाइन, हाँ भाई यस सर। ओके। अब सपोज इस मोशन को थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर दिया, अब इस यहाँ पे पार्टिकल क्या हुआ पे रुक गया और वापस यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोल दिया 5। अब मैं बोलूँ फ्रॉम पार्टिकल ऐसे गया ए से अपने बी गया, फिर सी पे आ गया, डिस्टेंस कितना हुआ? 15। देखो ना 10 मीटर आगे गया, फिर 5 मीटर वापस आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। 5। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर। तो कुछ यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो? एनालाइज हो रहा है कुछ? सर कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है। तो हम लगाते हैं नोट फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? 1 डायमेंशन ना। तुम यहाँ पे एक ही अपने लाइन में जा रहे हो ना, ठीक है। तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन
if point is not reversing the direction of motion, अगर पार्टिकल जाके रिवर्स नहीं आ रहा है, then distance equal to displacement, right? हाँ भाई, मानते हो ना? अगर वो वापस नहीं आ रहा है, अगर वो वापस नहीं आ रहा है और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन अगर वो सपोज वापस आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर हम बोल देंगे ये वाली चीज, ये कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा ही रहेगा ना, बड़ा नहीं हो सकता कभी उससे। सही है? हाँ भाई, बाकी लोग बोलो। हाँ भाई, बीच बीच में बोलते रहा करो कि समझ में आ रहा है, मेरे को लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ यार। हाँ चलो, तो ये तो हो गया अपने वन डायमेंशन वाले। अब अपने आते हैं टू डायमेंशन में। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक सर्कल है, यार अच्छा सा कहते सर्कल ही नहीं बन रहा, कोई नहीं, इतना ही काफी है। ये हाँ सही है। ये मान लो तुमको इसका रेडियस दिया हुआ है आर, इस पॉइंट को बोला ए और इस पॉइंट को बोल दिया बी, फाइन। और इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया सी, और पार्टिकल में ऐसे जा रहा है, यो इसके ऊपर चल रहा है। तो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितना हुआ? ए टू बी जाने में डिस्टेंस, भाई हमको पता है कि कंप्लीट जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है दैट इज अ 2 पाई आर ना, तो ये हमारा कितना बन गया, 2 पाई आर का 1/4 हो गया, ये वाला पार्ट बस 90 डिग्री वाला ना। तो मैं बोलूंगा कि जो अपना डिस्टेंस है तो वो तो बन जाएगा पाई आर बाई 2। और अगर मैं बात करूं अपने इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या हो जाएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन, है ना, ये वाला, ये तो ये भी आर, ये भी आर, ये एंगल 90, तो कितना बन जाएगा, √2r। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं फ्रॉम ए टू बी, और फिर तुम्हारे पास में कहां पे गया, सी से, पाई आर रहेगा, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा, मतलब कि सेमी सर्कल हो गया, तो दैट इज पाई आर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2r ना, उसका ये है डायमीटर है ना। फिर तो देखो हर केस के अंदर तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा है ना। तो 2 डायमेंशन मोशन है ना ये, इसके अंदर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो 2 डायमेंशन मोशन के अंदर, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि मोशन इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब होता है ना 2D, तो एक मोशन इन ए प्लेन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन डिस्टेंस, ऑलवेज। अगर तुम्हारा पार्टिकल सपोज यहां से स्टार्ट किया और घूमता 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 वापस यहीं पे आ गया, तो बताओ ना डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर। लेकिन उसका कवर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि अल्टीमेटली उधर ही आ गया वो। तो इक्वल टू वाला ये नहीं आएगा हम लोग को। इक्वल टू सिर्फ कहाँ पे आएगा, यहाँ, ये देखो ना, बताया मैंने, स्ट्रेट लाइन में आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा, इसीलिए उसको मैंने बॉक्स में करके लिखा है। फाइन,
चलो आगे आते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को तो आता ही है मेजर करना तुमको, तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। हाँ भाई। हाँ सर। हाँ तो अगर मुझे डिस्टेंस करना है मेजर तो हम कैसे करते हैं? डिस्टेंस का मीनिंग हमने देखा था। मीनिंग हमारे पास में होता है कि जो भी तुम्हारे पास कर्व है या फिर जो भी तुम्हारा पाथ है उसका लेंथ, राइट। तो पहले थोड़ा सा आपने उसमें आते हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन आता है ना सबको? हाँ Yes, sir. सर। ओके तो मुझे बताओ कि स्मॉल डी एक्स और उसके अंदर क्या डिफरेंस है? Sir, क्या? एक हमारे पास में होता है डेल्टा, एक हमारे पास में होता है डी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कहीं पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स जो और डेल्टा कहीं पे लिखा हुआ है डी एक्स। डेल्टा तो बड़े सर चेंज डेल्टा एक्स मतलब बहुत छोटी वैल्यू ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। नहीं अरे नहीं, डेल्टा मतलब कि डिफरेंस जो बहुत बड़ा, मतलब कंपैरेटिवली बड़ा रहता है, और डीएक्स हाँ मतलब कि बहुत छोटा रहता है, भाई अप्रोचिंग जीरो। इसको हम लिखते हैं x2 माइनस x1, इसको भी x2 माइनस x1 ही लिखते हैं। बट ये जो होता है दिस इज वेरी 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 स्मॉल, है ना। तो जैसे कि अगर कर्व की बात करूं तो सपोज अगर ये हमारे पास में कर्व है, तो अगर एक पॉइंट मैंने यहां लिया और एक पॉइंट मैंने यहां लिया, ठीक है, तो ये जो अपना ये बनेगा ट्राइंगल बनेगा। इसमें मैं लिखूंगा कि ये क्या है मेरे पास में, अपना डेल्टा एक्स है, क्योंकि एक्स की वैल्यू है बड़ी है ना। ये मेरे पास में x1 है, ये हमारे पास में x2 है, ठीक है। ओके लेकिन अगर एकदम पास पास में ले लूं, ये देखो ना, ये तो मतलब ऐसा बनेगा ना, अगर ट्राइंगल बन जाएगा ना। तो जब x की वैल्यू में जो अपना डिफरेंस बहुत छोटा होता है तो मैं उसको क्या लेता हूँ, स्मॉल डी, ठीक है ना। इसके सर अंदर जो डेल्टा हमारा, यूज करते हैं ना आई थिंक स्मॉल को इंडिकेट करने के लिए। नहीं नहीं, स्मॉल के लिए हम ये काम में लेते हैं, तभी तो तुमने अपने डिफरेंशिएशन हो गया ना तुम्हारा। हाँ सर लेकिन सर ने बताया था कि सर ने एक एग्जांपल लिया था स्लोप कराते समय कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो उससे अगर x से थोड़ी बड़ी वैल्यू हाँ लेनी है तो डेल्टा x हाँ, लेंगे। वही तो थोड़ी सी वो ना बड़ी, मतलब कि डिफरेंस कितना है, थोड़ा सा है ना। सर 0.00001 ऐसा बहुत यस छोटा। हाँ तो यही तो मैंने लिखा ना, वेरी 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 स्मॉल, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, डी। मतलब थोड़ा सा आगे जा रहे हो बस, और बहुत दूर नहीं जा रहे हो। इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत दूर जा रहे हो, फाइन। तो इसके अंदर अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूं तो क्या मिलता है मुझे, सेकेंड। और इसके अंदर क्या मिलता है, टेंजेंट। छोटे वाले के अंदर मिलता है मुझे टेंजेंट। टेंजेंट। तो चलो ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, सपोज उस ट्राइंगल को मैं बाहर ले आया, तो ये मेरे पास में बन गया dy और ये मेरे पास में बन गया dx। इस एंगल को मैं क्या बोलता था, थीटा बोलता था ना। तो मेरे पास में क्या आता था, tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx, और उसको हम क्या बोलते थे, f डैश x ना, स्लोप बोलते थे ना। Yes, sir. यस अब बताओ, ये मेरे पास में है dy, ये मेरे पास में है ये जो लाइन आई, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है, कर्व के ऊपर है ना ये वाली। तो इसको हम बोल सकता हूँ dl, मतलब कि स्मॉल लेंथ। ये है ना स्मॉल लेंथ आएगी ना ये वाली dl। तो यहां से dl का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताओ dl क्या बन जाएगा भाई। Under root dy square plus dx square. भाई पाइथागोरस और क्या लगाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, इसका रूट। पाइथागोरस लगा दिया ना। अब एक काम करते हैं, dx को ना कॉमन और ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से मैंने अपना dx स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1,
यहाँ क्या बचेगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर। हाँ भाई हर्षित सही है। सर वो मेरे को अभी भी वो डेल्टा वाला नहीं समझा। डेल्टा तो क्या? छोटी क्वांटिटी होती है ना सर। हाँ तो छोटी होती है, तभी तो मैंने लिखा ना, डी लिखा। सर वो नहीं, जो ट्रायंगल होता है वो डेल्टा होता है ना, तो वो छोटी क्वांटिटी होती है ना। नहीं नहीं नहीं, जब सपोज तुम्हारे पास में x1 की वैल्यू है 100 और x2 की वैल्यू है 200, तो अगर तुमको अपने डिफरेंस लिखना है तो कैसे लिखोगे, तुमसे लिखोगे ना डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। सर ठीक है, कैसे? ये तो सर होता है अगर x2 माइनस x1। सर अगर x1 है 100 तो डेल्टा x1 होगा 100 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी ना। नहीं, वो थोड़ी सी जो बड़ी वैल्यू तो उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं dx से, इसका मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, और सर छोटे वाले ट्रायंगल में तो हमारा स्लोप हो गया वो tan थीटा आपने बताया, बड़े वाले हाँ का आपने स्लोप क्या बताया? नहीं, उसका स्लोप उसका अपने मतलब नहीं है ना कुछ, हाँ क्योंकि सर। वो तो सेकेंड बन गया ना। हम तो स्लोप किसका लिखते हैं, टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं ना। हाँ सर, सर सेकंड कैसे बन गया वो? तो सेकंड का सपोज ये हाइट नहीं आएगी तुम्हारे पास y2 माइनस y1, और ये क्या बन गया, हाँ ये सर। स्लोप कितना बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर तो वो तो नहीं बनेगा ना, वो तो टेंजेंट नहीं बनेगा बड़े ट्रायंगल का। हाँ, वो सिर्फ ये बोलेंगे कि इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, बट दैट स्ट्रेट लाइन इज नॉट द टेंजेंट, दैट इज द सेकेंड, है ना। तो हम छोटा एलिमेंट क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो लाइन बने वो है टेंजेंट बन जाए बस, है ना। तभी तो हमने डिफरेंशिएशन किए थे। तो ये जो हमारे पास में होता है ना स्मॉल सर डी, dy by dx होल स्क्वायर f प्लस x का होल स्क्वायर लिखे, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे सर। नहीं नहीं नहीं, हम उसको कुछ लिखेंगे ना, अपने उसको एफ डैश एक्स की फॉर्म में लिखेंगे डायरेक्टली। हम एक फॉर्मूला अपने क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है सर यहाँ आपने पे, वो सेकंड स्टेप क्या लिखा है? सेकंड स्टेप के अंदर मैंने अब dx स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे इसमें आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा ना dx। ओके सर। अभी कॉमन लेना आता है। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, अब देखो, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर है बाहर आके क्या बन जाएगा, रूट से बाहर आके भाई रूट ऑफ मतलब एक्स स्क्वायर क्या होता सिर्फ है, dx। ये होता है ना। हाँ तो अब बताओ, और ये क्या है, dy बाई अपना dx क्या होता है, f डैश x होता है ना। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सर f रूट डैश ऑफ, x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx ना। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन ओके। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस f डैश x का होल स्क्वायर इनटू dx। ये आ गया, लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। हाँ। Yes, sir. ओके, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो ये तो क्या बन गया, dl का इंटीग्रल क्या होता है l, और l क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब कि डिस्टेंस। और ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस f डैश x का होल स्क्वायर इनटू dx। सर हाँ, वो डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, वो डिस्टेंस होता है क्या? और dl मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना छोटा सा लेंथ ना, ये वाला लेंथ, हाँ सर, हाँ डिस्टेंस। सर। फिर यहाँ पे एक और dl आएगा छोटा सा, फिर एक और dl आएगा, फिर एक और dl, एक और dl, इन सारे अपने dl को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ ना। इंटीग्रेशन हाँ। करेंगे। तो इसीलिए इसको मैंने बोला ओके सर। अब देखो, ये फॉर्मूला हमारे पास में है, लेकिन इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं रहता है ना। तो जैसे कि एक अपना सर एग्जांपल का, हाँ सर आपने उधर डीएल निकाला जो कि आया है dx हाँ dx अंडर रूट 1 प्लस f डैश x का होल स्क्वायर
तो वो आपने जितने भी डीएल है छोटे छोटे है ना, तो सबको ऐड कर दिया, तो मतलब सबका इंटीग्रेशन करेंगे ना। हाँ, समेशन ही तो होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ समेशन। हाँ, समेशन। हाँ, तो समेशन। सर आप इसका इंटीग्रेशन मतलब कैसे करा रहे हैं? इसका एफ डैश एक्स होल स्क्वायर है ना? हाँ 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 हाँ, तो रुको रुको, अभी इतना बताओ कि ये फॉर्मूला बन गया है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। जैसे एक अपना एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, इसके अंदर कोई अपना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन डाल दूंगा तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे बहुत सोच समझ के इजी सा फंक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि एफ डैश एक्स आता है रूट एक्स माइनस वन, और रूट कब आता है? जब मेरे पास में पावर होती है 3/2। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस की पावर 3/2। ये मान लो एक फंक्शन है, इसका अपने ग्राफ है ना बना सकते हो? हाँ भाई, हेलो। Yes, sir. यस सर। चलो इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका आपने ग्राफ बनाओगे तो जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? -1। Sir, -1. कैसे? क्यों? हमको तो आता ही नहीं है, रूट ही नहीं आता सर माइनस का। -2/3 आएगी ना। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे x इक्वल टू 1 से। अवर पॉइंट started the motion from x इक्वल टू 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0 सर। 0 है ना, तो हम लिख देंगे ना कि हमारा y का वैल्यू कितना बन गया? 0 बन गया। तो पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया मोशन? पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया? यहां से ना। इसको मैंने बोल दिया x इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू 1 है उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन है कुछ ऐसा जाएगा। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट तो अपना y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे जा रहा है ना। ओके, अब मुझे बताओ, जब x की वैल्यू 10 है, या फिर कितना बोलोगे? 10, 4 बोल दो, 4। जब x की वैल्यू 4 है तो हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 नहीं, 5 बोल दो, अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अच्छा नंबर आए आंसर में। सर तो 10 बताओ। से ही है ना। हाँ 10 से अच्छा ही तो आएगा। चलो ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 पे कितना आ जाएगा? सर x की वैल्यू 10 पे y 18 आएगा। 18। चलो चलो ये कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया x की वैल्यू 10, तो ये कितना बनेगा? 10 माइनस 1 9, 9 की पावर 3/2 कितना जाएगा? सर 27 हो गया। 27। 27. ठीक है, तो इस इंटू पॉइंट के 2 अपने बाई 3 कोऑर्डिनेट क्या 18 बन हो गया। जाएंगे? हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2/3, तो 18 हो गया सर। 36। 36। सर 18 होगा ना? 18 सर 18। 18. सर 18 चलो। 27/3 इंटू 2 18। ओके, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 9 इंटू 3, हाँ ठीक है, तो 18। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर सपोज मैंने तुमको बोल दिया कि तुमने यहां से स्टार्ट किया अपना मोशन और तुम इस पाथ पे चल रहे हो और तुम यहां पहुंच गए, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, इस पॉइंट को मैंने बोला बी, तो चलो पहले पहले निकालते थे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फ्रॉम। सर आपका स्क्रीन फ्रीज। क्या हो गया? सर लैग कर रहा है स्क्रीन। हाँ सर। कुछ तो लोड कर रहा है। सर हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 9 आई कैप प्लस 18 जे कैप हो जाएगा। ओके,
ये क्या हो गया? एक सेकेंड। इसमें हमें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है क्या? हाँ हाँ, स्केलर फॉर्म में बताओ और अपने वेक्टर फॉर्म में बताओ। और वो फॉर्मूला जो है उसका मीनिंग नहीं समझा सर, वो एक बार वापस बता सकते हो क्या आप? हाँ हाँ, अभी बताता हूँ, पहले तुम बताओ कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आया। 9√5 meter. एक सेकेंड, कुछ तो हो गया ये। और इसका ना वो निकाल के देखो, अपना डिस्टेंस निकाल के देखो क्या आता है। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे ना? हाँ हाँ भाई, तो 3√, डिस्प्लेसमेंट को इसी से मतलब, डिस्प्लेसमेंट को तो इसी से मतलब होता है ना कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। हाँ क्या है बताओ। देखो अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ ना डिस्प्लेसमेंट, पर तो मैं क्या लिखूं? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 9√5 आया और तो वो बन जाएगा 10 आई कैप प्लस 18 जे कैप माइनस आई कैप प्लस ये, तो क्या बन जाएगा 9 आई कैप प्लस, है ना, 18 जे कैप, राइट। तो इसका अपना मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 9√5 Sir, 9√5। 9.5. हाँ √5 ना, हाँ तो 9√5 मीटर, क्योंकि सब कुछ हमारा मीटर में आ रहा है। अब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि क्या डिस्टेंस ट्रेवल, तो अपना डिस्टेंस कैसे आता है, मुझे पता होता है कि डिस्टेंस एल क्या होता है, So integration of √1 1 plus f प्लस dash एफ डैश एक्स का dot होल dx. स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है।
Yes, sir. ओके, पहले बताओ कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? So x minus 1 root मतलब अंडर रूट। हाँ सर, x minus सर 1 वो to the जरा power आप 1 by करके 2। बता सकते हो क्या फॉर्मूला में वो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? हाँ हाँ, वो बताते हैं, पहले बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। ये तो फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ भाई So अंडर रूट x minus 1। हर्षित, हाँ सर, बताओ ना भाई, f of सबसे पहले x क्या का ना, लिखोगे? f of हाँ, x का ना, अगर इसका f डैश x निकालोगे तो ये कितना है? 2/3। वहां पे लिखोगे 3/2 x माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, वो कितना बनेगा? रूट x माइनस 1 ना। ओके, तो हमने लिखा l इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस वो कितना बनेगा? रूट x माइनस 1 का, नहीं प्लस ना, प्लस हाँ, इनटू dx। अब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू dx। क्या बन गया? रूट x इंटू dx। कि क्या होता है रूट x का इंटीग्रेशन? x raised to power 3/2 by 3/2। x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो कितना बन जाएगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो मतलब कितना आ गया? 2/3 x की पावर 3/2। अब लगाते हैं लिमिट कि जो x की वैल्यू कहां से कहां तक गई है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी? 1। सर 1। 1 से 10 तक गई। 1 से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 10। तो लगाया x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 10, तो 2/3 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 10√10 ना, माइनस 1। ये आ गया तुम्हारे पास में लेंथ, ये है डिस्टेंस। सर आपने इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx निकाला, फिर आगे जरा आप रिपीट कर सकते हो कैलकुलेशन? तो बताओ कि मतलब क्या रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x to the power 1/2 plus 1 by हाँ, 1/2 plus 1। तो ये कितना बन जाएगा? x की पावर 3/2 और अपॉन तो 3/2। हाँ, ओके। ये यहाँ वाला उल्टा हो जाएगा ना, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। सही है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया x के ऊपर लिमिट कि हमारे में x। हाँ तो ठीक है, वो तुमको अभी करवा देंगे। तो अभी के लिए देखो, जब भी तुम इंटीग्रेशन करते हो ना, तो देखते हो कि जो है ना लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो कहाँ से जा रहा है? x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, और कहाँ तक जा रही है? 10 तक जा रही है ना। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मतलब तुम्हारी वैल्यू कहां से कहां तक गई। ठीक है, x की वैल्यू जैसे यहाँ पे फंक्शन में देखोगे ना, तो x की वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है ना x की वैल्यू। तो बस, तो पहले हम लगाते हैं कि पहले पुट कर अपर लिमिट और माइनस और लोअर लिमिट। बस ये एक चीज है जो कि तुम अगले लेक्चर में समझा देंगे सर। तो तब तक के लिए इतना याद रख लो एक बार। सर हाँ, आपने उधर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी, फिर 2/3 को कॉमन लिया और एक लोअर लिमिट पहले लगाई, फिर अपर लिमिट नहीं लगाई। नहीं नहीं, अबे अपर में से और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना लोअर को। लोअर में से अपर को कैसे करेगा? तो x में पहले अपर, x में पहले पहले रखा अपर अपर लिमिट, माइनस हाँ लोअर तो लिमिट अपर, कर दिया। हाँ तो अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया, डिस्टेंस आ गया। सर हाँ हाँ, मेरा एक डाउट है सर। आपने जो फॉर्मूला बताया ना डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सर, हाँ, ये वो जो f डैश ऑफ x का होल हाँ स्क्वायर है, उसके इंस्टेड हम tan स्क्वायर x थीटा भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन उससे फायदा तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक, जब अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। अरे लेकिन अच्छा वो dx जो है, थीटा अच्छा सर। अरे वो जो थीटा होता है वो अलग होता है ना। यहाँ जो थीटा बनता है वो कौन सा बनता है?
ये वाला थीटा होता है, अच्छा वो अपना और फंक्शन वाला थीटा नहीं होता। कल को अगर तुम चाहो कि इसको लिखना साइन थीटा इंटू डी थीटा, नहीं 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 नहीं, ये अलग है थीटा। अगर साइन का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनता है ना, तो यहाँ पे लिखते हो थीटा इक्वल टू 0, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस पॉइंट पे जो तुम स्लोप बनाओगे, यहाँ जो स्लोप बनेगा उसको अपने थीटा थोड़ी बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, उसको और कुछ बोलोगे ना। यस सपोज तुमने बोल दिया फाई तो वो जो थीटा अलग है, वो थीटा ये वाला वेरिएबल है, और ये जो यहाँ जो बनता है ना, जो तुम बोल रहे हो यहाँ पे टेन थीटा लिख दोगे, वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तुम्हारा वो दोनों अलग अलग है। फाइन सर हमें हाँ सर बोलो। हमें डेरिवेशन ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला यूज करना है ना। यार देखो ये जो है ना डिस्टेंस वाला कभी एग्जाम में भी नहीं आता, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई तुमसे नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये फंक्शन बड़ा मैंने सोचा समझा फिर बनाया ताकि तुम्हारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। अगर तुम बाकी कोई फंक्शन ले ना तो इंटीग्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि तुमसे सॉल्व ही नहीं हो पाता है। हर फंक्शन का तो डिस्टेंस निकालने का कुछ और मेथड है? नहीं, वो तुमको कोई ऐसा भी डायग्राम देंगे जिसे तुम निकाल सकते हो। जैसे कि तुमको दे दिया कि भाई सपोज एक पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, पहले वो यहाँ पे गया 100 मीटर, फिर वो यहाँ पे गया ऊपर गया, ठीक है, इसका तुमको अपने रेडियस दे दिया सपोज, ठीक है, फिर यहाँ पे गया 20 मीटर, ठीक है, फिर मान लो इसका रेडियस भी दे दिया, इसका रेडियस दे दिया 20 मीटर, और फिर यहाँ पे आ गया पॉइंट बी पे, ये दे दिया 10 मीटर। तो पूछेगा फाइंड डिस्टेंस ए टू बी, अगर पार्टिकल यहां से गया, ठीक है, और पूछेगा कि फाइंड अपना डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ कि क्या हो जाएगा अपना डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हेलो अभी हो ना लोग। हाँ तो देखो यहां से स्टार्ट किया, ये यहां तक कितना हो गया 100, और ये क्या बन गया, डायमीटर बन गया ना, ये 20, तो कितना हो गया 120, फिर उसमें 20 ऐड कर दिया 140, और फिर बाद में ये कितना हो गया, तो तुम्हारा डायमीटर 40, कितना हो गया 180, तो ये तो कितना हो गया 190 मीटर। अब तुमको निकालना है डिस्टेंस, ये ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है 130 प्लस 35। तो ये क्या है तुम्हारे पास, सेमी सर्कल है ना, कितना होता है पाई आर, तो कितना हो जाएगा 10 पाई प्लस 20, फिर तुम नीचे आ गए, कितना हो जाएगा 20 पाई प्लस 10, ये हमारे पास में डिस्टेंस आ गया। तो जो चीजें आएंगी ना वो ऐसी आएंगी, मतलब जिनके तुमको पता होते हैं, राइट, उसके लिए तुमको फिर ऐसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ज्योमेट्री लगा के कर सकते हो, ठीक है। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन, सपोज एक तुम्हारे पास में मैप सर्कल है। सर तो जेई में वो नहीं पूछते क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस? जी जेई में ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हाँ लेकिन तुमको आना चाहिए ना, स्टार्टिंग होती है, फंडामेंटल तो यही है, ठीक है। एक पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना ए से, और वो यहाँ चल रहा है, फिर वो यहाँ पे आ गया, ये सर वापस एक बार रिपीट करो ना। हाँ सर्कल है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया तुमने चलना, और तुम चलते चलते यहाँ पहुंच गए पॉइंट बी पे, और ये एंगल तुमको दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर रेडियस क्या है? आर, ठीक है।
ठीक है भाई, आपने क्वेश्चन समझ, देखो अब इसमें सर इंटीग्रेट नहीं करना है। हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने नहीं आंसर मत बताना। डिस्टेंस नहीं ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने डिस्टेंस कैसे फाइंड किया वो एक बार बताओ ना। देखो सब कुछ ऐड कर दिया, मैं यहाँ से स्टार्ट किया मैंने चलना, पहले मैंने कितना चला मैं 100, तो 100 फिर चला इसके ऊपर पूरा, तो ये क्या है, सेमी सर्कल है ना ये तो पूरा। हाँ सर। तो क्या होता है सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, पाई आर भाई। हाँ 2 पाई आर पूरा होता है पाई आर, तो पाई हाँ इंटू 10, इसका रेडियस था ना 10 था। हाँ फिर मैं ओके यहाँ आ गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, तो कितना गया 20। समझ गया सर। हाँ ठीक ओके है, हाँ तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे कुछ करेंगे। सर डिस्टेंस जो है वो 2/3 पाई आर आ जाएगा। नहीं अभी मत बताओ, अभी मत बताओ ना, बाकी लोग भी फिर आंसर सुन लेंगे, मुझे अपने अगली क्लास में बताना। ठीक है अच्छा ठीक है। ओके चलो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, फाइन। थैंक यू सर। करना, और इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है ओके चलो बाय बाय। बाय। थैंक यू सर।